अब इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। तो हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, दो टाइप की रिएक्शंस रहेंगी। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। इस चैप्टर में इनकी बात नहीं होगी, ठीक है। इनके बारे में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट या फिर थर्मोडायनेमिक्स वो सब में देख के हो चुके हैं। अब सेकेंड टाइप की रिएक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे, दोज आर रिवर्सिबल रिएक्शन, जो इस चैप्टर में हम लोग बहुत स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शंस कैसे रहती है, तो इसमें कोई एक रिएक्टेंट है विच इज गेटिंग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आएगा क्या? नहीं, ठीक है। जैसे HCl एंड NaOH वो कंबाइन होने के बाद NaCl H2O देंगे, बट H2O प्लस NaCl ये HCl एंड NaOH वापस देते हैं क्या? नहीं। तो दैट इज अ इररिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, मतलब इसके बारे में हम लोग और अच्छे से बाद में पढ़ेंगे, बट स्टिल तो पहला तो ग्राफ आ सकता है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। इनिशियली क्या प्रेजेंट रहेगा फिर, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? रिएक्टेंट, ठीक है। अब रिएक्टेंट्स में जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा या कम होते जाएगा? कम होते जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसे कुछ आ सकता है या फिर ऐसे कुछ आ सकता है, समझ में आ रहा है? अब वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा या कर्विलिनियर होगा, वो हम लोग काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स करके चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। अभी के लिए अज्यूम करते कि ऐसे कुछ जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत? अब रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम कम होते जाता है एंड आफ्टर सर्टेन टाइम इट विल बिकम 0। प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। इतना कॉमन सेंस तो है। अब इसमें दो टाइप की ग्राफ्स आ सकते हैं, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2। विच वन इज करेक्ट, फर्स्ट या सेकंड? मतलब फर्स्ट या सेकंड, विच वन इज करेक्ट, ठीक है, समझा? ओके, क्यों है? हाँ, तो ध्यान दो बे, जिस इंटेंसिटी के साथ रिएक्टेंट कम होगा उसी इंटेंसिटी के साथ प्रोडक्ट बढ़ेगा। विच वन इज करेक्ट? सेकंड वन इज करेक्ट। अरे दिख रहा है क्या? यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट बहुत स्टीपली डिक्रीज हो रहा है, बट उतने स्टीपनेस के साथ प्रोडक्ट बढ़ रहा है क्या? अबे 1:1 का रेशियो है ना, तो 1 मोल जब कंज्यूम होगा तो 1 मोल बनना भी चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों के जो स्लोप्स है वो सेम रहेंगे या डिफरेंट रहेंगे? सेम रहने चाहिए। कहाँ पे सेम स्लोप्स है? अपोजिट, मतलब प्लस माइनस, बट कहाँ पे दोनों स्लोप सेम है, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? अरे समझ में आ रहा है? या फिर ओवर हियर दिस ग्राफ इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, ये ऊपर जाते जा रहे हैं ना बे, बट ये ऐसे कंटिन्यूअसली ऊपर जा सकता है क्या? आफ्टर सर्टेन पॉइंट रिएक्टेंट विल गेट फिनिश्ड, प्रोडक्ट भी तो खत्म हो जाएगा ना बे, मतलब रुक जाएगा बढ़ना। समझ पा रहे हो? तो कौन सा वाला करेक्ट है, फर्स्ट है सेकंड? तो सेकंड वन इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? तो ग्राफ के ऐसे क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाना वहां पे। तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। एंड ये ग्रीन वाली लाइन किसकी है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की है, इसमें कोई दिक्कत? अब वैसे ही दूसरा ग्राफ आ सकता है रेट ऑफ रिएक्शन का। लिखो भाई, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। अब यहां पे देखो, एक सिंपल एग्जांपल उधर से एक्सप्लेन करता हूं। मेरे पास Zn है, इट इज गेटिंग रिएक्टेड विद HCl। क्या बनता है भाई? ZnCl2 प्लस H2। ये रिएक्शन सबने पढ़ी है बचपन में। अब मेरे पास कॉन्क HCl है एंड दूसरे वाले में डाइल्यूट HCl है। समझ में आ रहा है? कहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, कॉन्क वाले में या डाइल्यूट वाले में? कॉन्क वाले में, बराबर है कि नहीं? तो वैसे ही, मतलब जितना ज्यादा HCl रहेगा उतनी फास्ट रिएक्शन होगी, जितना कम HCl होगा उतनी स्लो रिएक्शन होगी। वैसे ही इनिशियली रिएक्टेंट क्या था, बहुत ज्यादा था, तो रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। बट विद टाइम रिएक्टेंट क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कम होते जा रहा है। अब रिएक्टेंट अगर कम होगा तो उसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी या कम होगी? समझ में आ रहा है सबको? पक्का? तो ये कॉन्क डाइल्यूट वाले लॉजिक है। कॉन्क मतलब बहुत ज्यादा HCl है, डाइल्यूट मतलब बहुत कम HCl है। तो वैसे ही रिएक्टेंट जब बहुत ज्यादा है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बहुत ज्यादा होगा।
एंड रिएक्टेंट अगर कम होते जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होते जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसमें भी सेम चीज रहती है, ये ऐसे कर्विलिनियर आ सकता है, स्ट्रेट लाइन आ सकता है और बहुत सारी चीजें हो सकती है। कब क्या रहता है वो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना है, काइनेटिक्स में ही हम लोग रेट की बात करते हैं। अभी के लिए हम लोग सब ग्राफ कर्व बना रहे हैं, चलेगा? ओके, तो दिस इज व्हाट रेट ऑफ फॉरवर्ड या बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड में जाने वाली बात हो रही है, रिएक्टेंट कम होते जाएगा, फॉरवर्ड की स्पीड कम होते जाएगी। सेकंड, व्हाट अबाउट बैकवर्ड रिएक्शन, ये रिएक्शन बैकवर्ड में आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। तो फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, विच टाइप? इरिवर्सिबल टाइप, ठीक है। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज ऑलवेज 0। समझ में आ रहा है? तो ये इसका जो ग्राफ रहेगा वो कैसे होगा? ये ऐसे 0, मतलब ओरिजिन पे ही रहेगा। दिस इज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या फिर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये समझ पा रहे हो? ओके, लिख दो। अब इस टाइप की रिएक्शन हम लोग जो है ना वो काइनेटिक्स में ज्यादा पढ़ेंगे, इरिवर्सिबल, ठीक है। एंड थर्मो में भी हम लोगों ने देखी थी। अब इस चैप्टर में हम लोग कौन से टाइप की रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन, बराबर। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान दो। रिएक्टेंट है, इट कैन गेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम प्रोडक्ट कैन ऑल्सो गेट कन्वर्टेड टू, ये समझ में आ रहा है? ओके, रिवर्सिबल है। अब ये नीचे वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए। लेट अस से इनिशियली 10 मोलार रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कितना होगा? है 0। रिएक्शन शुरू नहीं हुए ना भाई इनिशियली, समझ में आ रहा है? ओके, अब विद टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, वो रिएक्ट करते जाएगा तो धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो 9 मोलार, ये कितना बनेगा? फिर 8 मोलार, ये कितना बनेगा? बट एट द सेम टाइम नाउ द रिवर्स प्रोसेस विल स्टार्ट। देखो भाई, इनिशियली सिर्फ कौन सी प्रोसेस हो रही थी? फॉरवर्ड, क्योंकि प्रोडक्ट था ही नहीं। बट जैसे जैसे ये प्रोडक्ट बढ़ते जाएगा धीरे धीरे रिवर्स वाली रिएक्शन भी होगी। अब धीरे धीरे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तो धीरे धीरे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से रेट ऑफ बैकवर्ड, पीछे आने की स्पीड बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो वो रिएक्ट ज्यादा करेगा ना भाई। अब विद टाइम ये लेट अस से 7 मोलार हो गया, ये हो गया 3 मोलार, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ गया तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी और बढ़ गया। फिर it has become 6 molar and this has become 4 molar, rate of backward reaction और बढ़ गया। and now at a certain concentration both rate of forward and backward reaction has become, दिख रहा है? तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? सी, एक रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो एट द सेम टाइम एक प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है? तो अभी इनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा क्या? नहीं होगा, तो ये ऐसे ही कांस्टेंट रहेंगे। तो पहली बात, कैन अ रिवर्सिबल रिएक्शन गो फॉर 100% कंप्लीशन? नहीं, वो बीच में किधर तो आके रुक जाएगी। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ये कहाँ पे रुक गई है? 6 मोलार पे। कितने परसेंटेज पे रुक गई है? 40% कंप्लीशन। अरे 40% कंप्लीट हुआ है ना रिएक्शन, 6 मोलार बचा मतलब 4 मोलार यूज हुआ, तो कितने परसेंट पे कंप्लीशन पे रुक गई है? 40% कंप्लीशन पे रुक गई है। समझ में आ रहा है कुछ? एंड एट इक्विलिब्रियम, हाँ बाय द वे दिस स्टेट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम व्हाट हैपेंस? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इट बिकम्स इक्वल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, सेम बन रहा है क्या? नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, ट्रू ना? मतलब ये चेंज होगा क्या अभी? नहीं, बिकॉज एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गया तो एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट में गया। समझ में आ रहा है? तो इट विल बिकम कांस्टेंट। सेकंड, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी कंसंट्रेशन क्या बोल रहा हूं, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल, ट्रू। दिख रहा है? रेट दोनों का सेम हो गया, एक यहां से तो एक यहां से, तो दोनों का रेट क्या हो जाता है? सेम। एंड एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। अब सेम हो गया, उसके बाद कांस्टेंट भी रहेगा कि चेंज होते रहेगा? सेम हो गया तो कांस्टेंट भी हो जाते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? पक्का? ओके, तो अब ये लिख दो। मतलब हाँ, तो देखो भाई, पहली बात मैंने 2 टाइप के एरोस बनाए। एक पहला ऐसा एरो था, समझ में आ रहा है? ये एरो क्या बताता है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। एंड दूसरा एक एरो इस चैप्टर में हम लोग हमेशा बनाएंगे ऐसा हाफ हाफ। समझ में आ रहा है? ये क्या बताता है? इक्विलिब्रियम, रिएक्शन हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है भाई? जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होते हैं, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स।
at equilibrium concentration of reactant product remains constant. At equilibrium rate of forward and backward reaction becomes constant. At equilibrium rate of forward and backward reaction becomes equal. True. रेट दोनों इक्वल भी होते हैं, कांस्टेंट भी होते हैं. कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं रहता बट कांस्टेंट रहता है. ये दिमाग में कुछ घुसता रहा है, ये हम लोग पूरे चैप्टर में बार बार करते बैठेंगे, डोंट वरी. ठीक है, अब इसके ग्राफ बनाते. चलो भाई, तो ध्यान दो. फर्स्ट ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस रिएक्टेंट. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम. ठीक है, अब इनिशियली रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा था, बहुत कम था. इनिशियली रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है, कम रहता है, ज्यादा रहता है. एंड विद टाइम इट डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इट विल बिकम कांस्टेंट फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन. समझ में आ रहा है. एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली, फिर बाद में विद टाइम इंक्रीज होता है, आफ्टर सर्टेन टाइम. समझ में आ रहा है. द टाइम एट विच इट बिकम्स कांस्टेंट इट इज कॉल्ड एज टी इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम. समझ में आ रहा है. अब यहाँ पे रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हो रही है? लेस देन 50%, मोर देन 50%, इक्वल टू 50%. लेस देन दिख रहा है सबको? ओके. अब उसी बदले दूसरा ग्राफ ऐसे कुछ आ सकता है. इट डिपेंड्स कि कितनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है. ठीक है, अब दूसरा ग्राफ ऐसे कुछ अगर दे दिया, आफ्टर सर्टेन टाइम इट शुड बिकम कांस्टेंट. ठीक है, एंड वो दोनों एक ही टाइम पे कांस्टेंट होने चाहिए वे. हाँ ओके, ये समझ में आ रहा है. इसमें लेस देन 50% है या मोर देन 50% है? समझ में आ रहा है. मतलब 100 से स्टार्ट हुआ, 30-40% पे किधर तो जाके रुक गया है, मतलब 60% से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है. ठीक है, यहाँ पे कैसे हो रहा था? हार्डली कुछ कंप्लीट हो रहा था, 20-30% कंप्लीट हो रहा है. इसमें कोई भी दिक्कत दोनों में? ओके, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम है या नहीं है? दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम है. फॉलोड? पक्का. ओके, नेक्स्ट. व्हाट अबाउट रेट? हाँ बाय द वे, इनमें सबसे इजीएस्ट, मतलब एक क्वेश्चन हम लोग इसके बाद ही कर लेंगे. पहले तो ये इनको नाम देने बोल सकते हैं. ये रेड वाली लाइन किसकी है बे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? रिएक्टेंट. कॉन्सेंट्रेशन के लिए कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट, याद रखना. ठीक है, अब ये यहाँ पे भी देखो, ये कौन सी लाइन है? रिएक्टेंट की. हम लोगों को ऐसे पता चलेगा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा. समझ में आ रहा है. ये प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है. एनी डाउट? नेक्स्ट ग्राफ इज रेट वर्सेस टाइम. ठीक है, रेट वर्सेस टाइम. ओके, नाउ इन केस ऑफ रेट वर्सेस टाइम, यहां पे दो टाइप के रेट्स आएंगे बे. एक आएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दूसरा आएगा रेट ऑफ. समझ पा रहे हो? नाउ इनिशियली व्हिच रिएक्शन वाज प्रेजेंट? फॉरवर्ड रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन? ओनली फॉरवर्ड, बिकॉज नो प्रोडक्ट वाज देयर. बैकवर्ड में कुछ आ ही नहीं सकता. ठीक है, तो इनिशियली किस रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन का है, बैकवर्ड रिएक्शन का? फॉरवर्ड रिएक्शन का. ठीक है, एंड बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इनिशियली कितना होगा? 0, क्योंकि प्रोडक्ट था ही नहीं. नाउ विद टाइम रिएक्टेंट कंज्यूम होते जाएगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो उसकी स्पीड भी कम होगी. तो विद टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? डिक्रीजेस. ठीक है, ये ऐसे कम होते जा रहे हैं. एंड प्रोडक्ट बढ़ते जा रहा है तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. ये तुम लोगों को ऊपर वाले इररिवर्सिबल एंड इधर वाले में डिफरेंस समझ में आ रहा है? एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स बराबर. एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज, मतलब जहां पे इक्वल हो जाते हैं उसको इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम. एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज टी इक्विलिब्रियम. ठीक है, जहां पे वो सेम हो जाता है इट इज कॉल्ड एज टी इक्विलिब्रियम. इसमें कोई भी दिक्कत? ये पक्का समझ पा रहे हो? ओके, तो इसकी डेफिनेशन लिख दो. A process is said to be at equilibrium. Said to be at equilibrium when rate of forward reaction
becomes equal to rate of बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, इसमें एक दूसरी चीज आ सकती है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जो कम आता है, पूछा नहीं जाता उतना, बट स्टिल एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इसे हम लोग बोलेंगे EOR। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन 50% से ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है? कम हो रही है ना, मतलब प्रोडक्ट आधे में भी, सॉरी रिएक्टेंट आधे में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो 50% से कम हो रही है। तो इन दिस केस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज लेस देन 50%, एंड इन सेकंड केस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज मोर देन 50%। ठीक है, करोगे? चलो जल्दी आगे बढ़े। चलो पहले क्वेश्चन लिखेंगे, लिखो बे, ग्राफ का क्वेश्चन ही है, जल्दी लिखो, फिर बाद में ऑप्शंस बताऊंगा। तुम लोगों को चिल्ला चिल्ला के आंसर देने की जरूरत नहीं है, एंड तुम लोगों को सिर्फ आंसर बनाना है, मतलब क्वेश्चन लिखो, फिर बाद में सारे ऑप्शन बना के मत बैठना, सिर्फ आंसर बनाना। ठीक है, लिखो ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन लिखोगे तो बाजू में लिखना JEE 2025, मतलब पता रहना चाहिए PYQ है। हो गया? लिखकर हो गया? चलो अब आई गेस सारे ऑप्शंस दिख पाएंगे क्या तुम लोगों को? ठीक है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है सबको लास्ट बेंच तक? पक्का ना? ओके, चलो पहले ऑप्शंस एनालाइज कर लो, फिर बाद में हैंड रेस करने बोलूंगा। ठीक है, ओके, मुझे पहले रिएक्शन क्या दिया देखने दो। हाँ ओके, चलो आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। हो गया सबका सोच के? डन? पूछो ऑप्शंस। चलो जिस किसी को ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है हैंड रेस करो। ऑप्शन ए, ओके, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, अब इतने लोगों ने हैंड रेस करने के बाद कौन ही हिम्मत करेगा। ऑप्शन डी, ओके ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? ऐसे घटिया सा क्वेश्चन आ सकता है, इजी सा। फिर भी ये क्वेश्चन गलत है, मतलब इसका आंसर फिर भी गलत लग रहा है, क्यों? नहीं इक्विलिब्रियम हो गया, वो सब हो गया, इसमें क्या मिसिंग है? H2 एंड तो सेम ही है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दोनों का सेम है ऐसे लिखा है क्या भाई क्वेश्चन में? नहीं ना, तो तुम लोग कैसे बोल सकते हो कि दोनों के लेवल सेम रहने चाहिए? तो क्या गड़बड़ है? ओके मैं बताता हूँ। व्हाट इज द मोलर रेशियो? 1:1:1, सॉरी 1:1:2। तो जब ये इतने मार्जिन से कम हो रहे हैं तब HI सेम मार्जिन से बढ़ना नहीं चाहिए, डबल होना चाहिए था। ओरली समझ में आ रहा है? लिख के देने की जरूरत नहीं है ना। तो अब अगर नेक्स्ट टाइम कभी ऐसे मतलब कोई दूसरा है जिसमें HI का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो वो आंसर करेक्ट रहेगा। समझ में आ रहा है? ये इस साल मतलब उन्होंने एकदम सिंपल दिया हुआ है ना भाई, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, वो छोड़ो। हाँ ये समझ में आया पक्का? तो मोलर रेशियो के अकॉर्डिंगली HI का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऐसे डबल होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था, जो नहीं हो रहा है। तो दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, ओके आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो भाई।
चार्जिंग खत्म हो गई है। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। नहीं तो रुको रुको मत लिखो, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पहले लिखो, वो कवर कर लेते फिर बाद में लिखते हैं। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, दो टाइप की इक्विलिब्रियम रहता है। पहला रहता है फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड दूसरा रहता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल रिएक्शन होती है, फिजिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल रिएक्शंस नहीं होती। फिजिकल इक्विलिब्रियम का अगर एक घटिया सा एग्जांपल बताने जाओ तो देखो भाई, मेरे पास एक ऐसे टैप है, नीचे एक कंटेनर है, मैंने ऐसे पानी भरना स्टार्ट किया, ठीक है, धीरे धीरे पानी की लेवल बढ़ने लग गई। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट मैंने यहाँ पे एक छोटू सा होल कर दिया, समझ में आ रहा है। एंड फिर मैंने रेट को ऐसे एडजस्ट किया कि अगर ऊपर से एक ड्रॉप आ रहा है तो नीचे से भी एक ड्रॉप निकल रहा है, समझ में आ रहा है। तो अभी यहाँ पे देखो फॉरवर्ड प्रोसेस क्या है, ये वाटर फिल होना, समझ में आ रहा है, एंड ये वाटर एम्प्टी होना क्या हो गई, बैकवर्ड प्रोसेस हो गई। अगर ऊपर से एक ड्रॉप आ रहा है और नीचे से भी एक ड्रॉप निकल रहा है तो ये इट इज एट अ इक्विलिब्रियम, समझ में आ रहा है। वाटर की लेवल यहाँ पे चेंज होगी क्या, तो कॉन्सेंट्रेशन इज रिमेनिंग कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन मतलब वॉल्यूम इज रिमेनिंग कांस्टेंट, समझ में आ रहा है। तो ये एक बढ़िया सा एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल कोई पूछेगा नहीं। अब वैसे एक प्रॉपर एग्जांपल देखते हैं, ध्यान दो। फिजिकल इक्विलिब्रियम फर्स्ट, अब एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर है लिक्विड, ठीक है, एंड कंटेनर के ऊपर है वैक्यूम। इसको जरा कॉपी कर लेते पहले, ओके। कंटेनर के ऊपर है वैक्यूम, ठीक है। इनिशियली प्रेशर कितना है वैक्यूम में, मतलब ऊपर 0 है। अब लिक्विड में दो टाइप के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, एक जो ऐसे सरफेस के ऊपर रहता है एंड दूसरे जो ऐसे बल्क में रहता है, ठीक है। आफ्टर अ सर्टेन टाइम व्हाट विल हैपन, ऊपर वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, कुछ टाइम के बाद 5, 10 मिनट, 15 मिनट क्या होगा, हाँ क्या होना स्टार्ट होगा, ऊपर इवेपोरेशन स्टार्ट होगा। अरे सुना है ना भैया, ऊपर जगह नहीं है तो क्या होगा, धीरे धीरे इवेपोरेशन होगा। अब इनिशियली ऊपर कुछ भी नहीं है पूरा कंटेनर खाली है, तो इवेपोरेशन का रेट बहुत फास्ट होगा या बहुत स्लो होगा, फास्ट होगा। ऊपर पूरी खाली जगह है ना बे, तो खाली जगह इजीली वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो इनिशियली रेट ऑफ इवेपोरेशन वाज वेरी हाई, इनिशियली ऊपर कुछ भी नहीं है तो ये बहुत फास्ट ऊपर जाने लग गए, ये समझ पा रहे हो। और एक कॉपी कर लेते हैं, हाँ, तो ये बहुत फास्ट तेजी से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। एंड धीरे धीरे ऊपर क्या होने लग गया, क्या ये इसको क्या बोलते हैं, वाटर वेपर्स, बराबर। अब जैसे ही ऊपर वाटर वेपर्स आ गए तो दूसरी एक प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है, विच इज कंडेंसेशन। अब वेपर्स वापस एक्यूमुलेट हो गए, कंडेंस हो सकते हैं। इनिशियली कुछ था क्या बे, तो ओनली विच रिएक्शन वाज पॉसिबल, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ओनली इवेपोरेशन वाज पॉसिबल, समझ में आ रहा है। फिर बाद में जैसे ही वेपर्स आ गए तो धीरे धीरे वो क्या करना स्टार्ट करेंगे, कंडेंस भी होना स्टार्ट होंगे। बट शुरुआत में तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, तो किसका रेट ज्यादा होगा बे, इवेपोरेशन का या कंडेंसेशन का, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन बहुत फास्ट होगा। बट फिर धीरे धीरे ये एरिया भरते जा रहे हैं ना बे, तो फिर आफ्टर अ सर्टेन टाइम रेट ऑफ इवेपोरेशन विल इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज, समझ में आ रहा है। एंड अभी यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, तो अब और ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ पा रहे हैं क्या, नहीं। तो अब क्या होगा, यहां से भी कंडेंसेशन बहुत फास्ट होगा, समझ में आ रहा है। अब एक स्टेज ऐसे आएगी जब यहाँ पे ये पूरा सैचुरेट हो गया, अभी और मॉलिक्यूल्स ऊपर जा सकते हैं क्या,
नहीं, बट कब जा पाएंगे? जब ऊपर से एक मॉलिक्यूल ऐसे नीचे आएगा, तब नीचे से एक मॉलिक्यूल, समझ में आ रहा है? एंड दिस स्टेज विल बी कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पे देखो बे ध्यान से, इनिशियल प्रेशर क्या था? 0, फिर बाद में धीरे धीरे प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बट फिर बाद में एक पॉइंट पे आके अभी और वेपर्स आ पा रहे हैं क्या? एक ऊपर जा रहे हैं तो एक नीचे आ रहा है ना बे, मतलब नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल विल रिमेन कांस्टेंट, समझ में आ रहा है? ओके, तो एट दिस पॉइंट प्रेशर विल बिकम कांस्टेंट। अरे समझ में आ रहा है? गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो इनिशियली 0 था, फिर बढ़ते जा रहा है, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम इट इज बिकमिंग कांस्टेंट, समझ में आ रहा है? दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। इसे क्या बोलते हैं? इसे वेपर प्रेशर बोलोगे क्या? नहीं, क्यों? बिकॉज ये कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा था ना बे, ये अभी तक कांस्टेंट नहीं हुआ है। बट इक्विलिब्रियम पे वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। समझ में आ रहा है कुछ? पक्का? ओके, तो यहाँ पे इसका ग्राफ, चलो बे, पहला ग्राफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन किसकी है? कौन सी है बे फॉरवर्ड रिएक्शन? इवेपोरेशन। एंड बैकवर्ड रिएक्शन? कंडेंसेशन। ओके, इनिशियली रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा था या कंडेंसेशन ज्यादा था? इवेपोरेशन ज्यादा था। ओके, एंड विद टाइम वो बढ़ते जा रहा है, कम होते जा रहा है? क्यों कम हो रहा है? ऊपर स्पेस कम बच रही है, सैचुरेशन होते जा रहा है। इन शॉर्ट समझ में आ रहा है? तो ये विद टाइम धीरे धीरे क्या होगा? कम होते जाएगा, ठीक है? एंड इनिशियली रेट ऑफ इवेपोरेशन वाज वेरी हाई और वेरी लो? वेरी लो और 0, बिकॉज वैक्यूम था, वेपर्स ही नहीं थे। एंड विद टाइम वो क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? एंड एट अ सर्टेन पॉइंट दे विल बिकम इक्वल, समझ में आ रहा है? दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज, ये समझ में आया? पक्का? ओके, तो इसमें भी तुम लोगों को कौन सा रेट ऑफ कंडेंसेशन है एंड कौन सा रेट ऑफ इवेपोरेशन है ऐसा पूछा जा सकता है, जो अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था वैसा, ठीक है? नेक्स्ट, प्रेशर वर्सेस टाइम। इनिशियली प्रेशर कितना था? 0 था। विद टाइम एट इक्विलिब्रियम, समझे? कुछ दिक्कत रहेगी तो पूछ सकते हो। ओके, अब ये वेपर प्रेशर, इसके पहले वाला कोई भी प्रेशर वेपर प्रेशर था क्या? नहीं, क्योंकि कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था, समझ में आ रहा है? इसके बाद वेपर प्रेशर की डेफिनेशन भी लिख के दे दूंगा, ये कर लो। वेपर प्रेशर the pressure exerted by the vapor phase of a liquid at equilibrium, ये इंपॉर्टेंट है, at equilibrium is called as वेपर प्रेशर, ठीक है? तो इसे डबल अंडरलाइन करके रखना, इक्विलिब्रियम, द प्रेशर एक्सर्टेड एट इक्विलिब्रियम, ठीक है? इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। इस रिएक्शन को कैसे लिखा जा सकता है? इसको मतलब ये जब एग्जाम में आएगी ऑब्वियसली डायग्राम नहीं देंगे, तो H2O लिक्विड गिविंग अस H2O गैस, एंड बीच में इक्विलिब्रियम की साइन रहेगी, समझ में आ रहा है? वो डायग्राम नहीं देंगे, रिएक्शन ऐसे देंगे। हाँ, दूसरा और एक सेम वेपर प्रेशर का अगर तुम लोगों को एग्जांपल चाहिए, काइंड ऑफ नहीं, बट वो वेपर प्रेशर नहीं बोल पाएंगे, उसको छोड़ो। इथाइल अल्कोहल भी आ सकता है वैसे तो, ठीक है? C2H5OH लिक्विड गिविंग अ C2H5 गैस, सेम टू सेम, ठीक है? तो वाटर के अलावा ऐसा आ सकता है, C2H5OH लिक्विड गिविंग अस C2H5OH गैस, ठीक है? तो वो ऊपर लिक्विड जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंगली रिएक्शन दी जा सकती है। आगे बढ़े। बाय द वे, विच ऑफ देम हैज हायर वेपर प्रेशर? ये ऑर्गेनिक में ऐसे क्वेश्चन आते घटिया से। विच वन विल हैव हायर वेपर प्रेशर, C2H5OH या लिक्विड वाटर? एंड व्हाई? C2H5OH क्यूब है, तो हाई मोलार मास रहते तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है ना बे। कौन सा घटिया लॉजिक लगा रहा है? हाँ,
किसका? क्यों? क्योंकि मोलार मास ज़्यादा है। हाँ ओके, इतना तो पता है कि इजीली इवेपोरेट होता है ना, ऐसे बॉटल खोलते ही मतलब मस्त स्मेल आती है ऐसे। हाँ ठीक है। तो अल्कोहल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट, ये सबको पता है, इट इवेपोरेट्स इजीली, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? या फिर चलो क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, तुम लोग एक ही डायरेक्शन में सोचते हो बे। वाटर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू इथाइल अल्कोहल, व्हाई? हाँ ना, तो थोड़ा ऐसे उल्टा सोचने का। क्यों है बे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा है ना बे, तो वाटर के बारे में सोचो। इथाइल अल्कोहल में मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है बट कम बनता है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बहुत ज्यादा बनता है। याद है, ये पढ़ा है तुम लोगों ने, समझा? तो वाटर हैज हायर वेपर प्रेशर, सॉरी इथाइल अल्कोहल हैज हायर वेपर प्रेशर, व्हाई? बिकॉज द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इथाइल अल्कोहल इज लेस। अरे दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बाय द वे, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वो भी बनाता है, समझ में आ रहा है? बट इसमें एक टाइम पे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, इसमें कम बनते हैं, ठीक है? ओरली समझ में आ रहा है ना सबको? ओके। वैसे और एक क्वेश्चन आ सकता है, देखो बे, पेट्रोल पानी में डिसॉल्व होता है क्या? नहीं होता। ओके, क्यों नहीं होता पेट्रोल पानी? तुझे क्वेश्चन ही नहीं पता ना, मतलब टाइम पास करते रहे जिंदगी में। हाँ, तो क्यों नहीं होता पेट्रोल पानी में डिसॉल्व? क्यों नहीं होता? क्या घटिया आंसर देते हो बे। ओके, हाँ नॉन पोलर है। देखो बे, अब सॉल्युबिलिटी के लिए तुम लोग यूज करते हो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, सुना है क्या कभी? तो अप्लाई कब करोगे सालो? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है? मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक में ही डिसॉल्व हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक में ही डिसॉल्व हो सकते हैं। पेट्रोल क्या है? ओके, एंड वाटर क्या है? तो ये दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व, मैं क्या बट कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? C2H5OH अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है। पानी में डिसॉल्व होता है क्या? पूरा होता है। ऐसे कभी किसी ने मिक्स नहीं किया है क्या? हाँ बोलते तो ना, दारू वारू पीते हो सालो। हाँ क्या भाई, तुझे पता नहीं? अच्छा तुझे नहीं पता, अच्छा सॉरी, ठीक है। अरे ये पता नहीं है तुम लोगों को? कभी ऐसे देखा नहीं है क्या ऐसे मस्त ऐसे ना? तेरे को पता है ना? हाँ तू प्रैक्टिकल किया है क्या? ओके, तो अरे ये होता है, सच्ची नहीं पता कुछ भी भाई। हाँ देख वो एक बता रहे, बता वापस बता कैसे? नहीं, हाँ तो अरे मूवीज में तो देखा होगा ना, ऐसे मस्त ऐसे पोर करते हैं ग्लास में, फिर ऊपर से पानी, सोडा भी पानी रहता है, पता है ना? हाँ, तो डिसॉल्व होता है। अब सवाल ये है, पेट्रोल नहीं होता बट अल्कोहल होता है, क्यों? हाँ ठीक है, तो अब यहां पे वाटर अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, दोनों में बॉन्ड बन गया, दोनों डिसॉल्व हो गए। समझ में आ रहा है? ठीक है, पक्का? ओके ना, मस्त ना। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रहता तो साला दारू कैसे पीते, सोचो। अब नेक्स्ट डायरेक्ट पीने का ना, वही यस। अब नेक्स्ट, बट डायरेक्ट पियेंगे तो ऐसे मतलब मर जाएंगे यार। ऐसे पानी में डिसॉल्व रहता है तो मतलब वो बॉटल भी जो रहती है वो डाइल्यूटेड रहती है। हाँ यस, ऊपर से ऐसे थोड़ा बर्फ डालना पड़ता है ऊपर, डायरेक्ट नहीं पीने का, ऐसे गला जल सकता है। हाँ बॉइलिंग पॉइंट, अभी तो तुमने बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे थे ना तुम, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा रहेगा तो पकड़ के रखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स उड़ नहीं पाएंगे। हाँ वैसा। ओके, अब नेक्स्ट, इसके बाद चलो भाई, ये सारी चीजें क्वेश्चंस में पूछी जाती है कि क्यों डिसॉल्व होता है, या फिर कौन डिसॉल्व हो सकता है, कौन डिसॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है? तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड का कंसेप्ट वाटर के साथ स्पेशली लगता है, ठीक है? अब नेक्स्ट इसके बाद क्या पढ़ने वाले थे हम लोग? हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, नहीं सॉरी, सेकंड केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम ये मैं पढ़ाते बैठने वाला हूँ नहीं, ऊपर जो हम लोगों ने किया था ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वो केमिकल इक्विलिब्रियम था। इसके एक हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं सिर्फ, देखो बहन ध्यान दो। तो 2NO2 गैस गिविंग अस N2O4 गैस, ठीक है? यहाँ पे किसी को NO2 गैस का कलर पता है? पता होना चाहिए, मतलब वैसे तो पता है क्या भाई?
हाँ ब्राउन रहता है बराबर, ठीक है। तो NO2 कलर रेडिश ब्राउन, अभी के लिए हम लोग सिर्फ ब्राउन लिखेंगे। अबे आया क्या, नहीं किधर गया, हाँ ठीक है चलो। तो ब्राउन, एंड इसका कलर रहता है कलरलेस। एक्चुअली कलरलेस बोलना गलत हो जाएगा, बहुत ऐसे लाइटिश ब्लूइश रहता है, ठीक है। नहीं सॉरी, वो N2O2 रहता है क्या, नहीं नहीं हाँ यही रहता है, हाँ मतलब ऐसे वेरी लाइट ब्लू, ठीक है वैसा। तो वैसे देखा जाए तो कलरलेस दिखता है। अब क्वेश्चन ऐसा है कि in this reaction, when this reaction has started, only brown color was there, dark brown color is there, ठीक है। after a certain time, मतलब after a large long time, ठीक है, okay, the reaction will become colorless, will remain brown, light brown, cannot be predicted. समझ में आ रहा है क्यों भाई कलरलेस क्यों नहीं हो रहा है पूरा? हाँ रिवर्सिबल है, कैनॉट गो फॉर 100% कंप्लीशन। समझ में आ रहा है? इसके ग्राफ बना के देने की जरूरत है मुझे अभी, पक्का ना? सिर्फ इसके ग्राफ में चाहिए तो कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बना देते हैं, बाकी तो इक्विलिब्रियम का ग्राफ सेम टू सेम आएगा। कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बनाते हैं। इसमें लेट अस से ये 10 कॉन्सेंट्रेशन है, मोलार में है, पकड़ लेते हैं, ठीक है। 10, 8, 6, 4, 2, 0 एंड टाइम, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है बताओ? NO2 का है, ओके। तो ये NO2 का है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2। N2O4 किधर तक, कैसा? हाँ नीचे से ऊपर आएगा, कहाँ तक? 4 तक नहीं आएगा, ये क्षमान 2 तक आएगा। अभी तो बताया था यार, तुम लोग भूल जाते हो क्यों? हाँ मोलर रेशियो, इसलिए तो ये ग्राफ बना रहा हूं ना। यहाँ पे मोलर रेशियो क्या है? 2:2। तो N2O4 जब 4 मोलार कम होगा, सॉरी N2O4 नहीं, NO2 जब 4 मोलार कम होगा तो N2O4 कितना बनेगा? अरे वो क्वेश्चन में मैंने ओरली बताया था, मोलार रेशियो भी मतलब काउंट में लेना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? N2O4 विल हैव 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कुछ दिक्कत इसमें? ओके बाकी इक्विलिब्रियम का ग्राफ सेम टू सेम ऊपर जैसा आएगा, एक ऊपर से नीचे आएगा, एक नीचे से ऊपर आएगा, एंड देन बोथ विल बिकम कांस्टेंट, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन रुक जाती है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, यस, ठीक है। इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। नाउ व्हाट इज इट्स मीनिंग? इट इज इन कंटिन्यूअस मोशन, ठीक है। इट इज इन कंटिन्यूअस मोशन मतलब क्या? तो कंटिन्यूअसली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते रह रहा है। वो रुकती है क्या रिएक्शन? नहीं, ठीक है। इट विल कीप ऑन गोइंग, ठीक है। नेक्स्ट, ये 4th पॉइंट जो है ना वो हम लोग इस चैप्टर के एंडिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ लिख रहे हैं। इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड by change in concentration, pressure, temperature और वॉल्यूम, ठीक है, और वॉल्यूम। फिफ्थ पॉइंट जो है ना वो कैटलिस्ट का है। 2 लाइन छोड़ देना, पहले एक्सप्लेनेशन देखो फिर बाद में वो तुम लोग ही लिख देना। तो कैटलिस्ट, पहले कैटलिस्ट क्या रहता है? कैटलिस्ट क्या करता है? रेट को फास्ट करता है, मतलब स्पीड बढ़ाता है रिएक्शन की बराबर। ओके तो मतलब कैटलिस्ट रेट बढ़ाता है, ठीक है। अभी तक तुम लोगों ने सिंगल रिएक्शन के लिए पढ़ा होगा, अभी हम लोग रिवर्सिबल पढ़ रहे हैं। तो कैटलिस्ट क्या करेगा? रेट ऑफ सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ाएगा, बैकवर्ड ही बढ़ाएगा, या दोनों को बढ़ाएगा? दोनों को बढ़ाता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट लिख देना, कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ forward and backward reactions equally। ये समझ में आ रहा है? वो दोनों को इक्वली बढ़ाता है, ठीक है। अब ये दोनों को इक्वली बढ़ाएगा तो क्या होगा? ध्यान दो, एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से कि ऐसे एक
ट्रैक है, ट्रैक की लेंथ है 1 किलोमीटर, चलेगा? ट्रैक पे 2 ट्रेन भाग रही है, दिख रही ट्रेन, ठीक है, इसे भाग रही है। ये पहली ट्रेन की स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड दूसरे वाली की स्पीड है कितना लगे, जो नंबर इजी है, काम करो भाई, इसको 900 मीटर बनाओ, चलो 50 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल कोलाइड? 6 वॉट मिनट्स सेकेंड्स, 6 सेकंड के बाद कोलिजन होगा, इतना सबको आता है, ये मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ओके, फ्रॉम ट्रेन ए एट विच पॉइंट दे विल मीट? 600 मीटर, 6 सेकेंड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 मीटर पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। ओके, तो दे विल मीट एट दिस पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम ट्रेन ए। इतना समझ में आ गया? दोनों में मैंने कोल ऐड किया, कैटलिस्ट कोल, जिससे इनकी स्पीड अभी बढ़ेगी, ठीक है। ओके, अब कोल ऐड करने के बाद दोनों में इक्वल कोल ऐड कर दिया एंड दोनों ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई बे? डबल। कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस इक्वली। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ दे विल मीट एट विच पॉइंट? कौन है भैया? 600 पे ही मिलेगा। दे विल मीट आफ्टर हाउ मच टाइम? 3 सेकेंड, अभी 3 सेकेंड में मिलेंगे, बट सेम पॉइंट में मिलेंगे। क्यों बे? क्योंकि दोनों की जो रेट है वो इक्वली इंक्रीज की गई है, तो मीटिंग पॉइंट सेम ही है, बट टाइम क्या हो गया? कम हो गया। समझ में आ रहा है? तो सेम वे कैटलिस्ट अगर दोनों का रेट इक्वली बढ़ाएगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का, तो उनका मीटिंग पॉइंट क्या रहेगा? सेम रहेगा, बट द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच दैट मीटिंग पॉइंट, मतलब इक्विलिब्रियम, विल पॉइंट। समझा? ओके, तो कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली, हेंस कैटलिस्ट डू नॉट डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम को एज इट इज रखता है, बट इट डिक्रीजेस द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द इक्विलिब्रियम। ये समझ पा रहे हो? ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे आएगा? देखो, ये हमारा पुराना ग्राफ, अब ये सेम जगह पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो, इसमें दूसरे ऑप्शंस क्या आ सकते हैं, ऐसा कुछ आ सकता है। समझ में आ रहा है ना? मतलब पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ही चेंज हो गई, वैसा होगा क्या? नहीं होगा। तो अभी क्या होगा? तो ये सेम टू सेम ऐसे ही आएगा, बस ये जल्दी इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। ये समझ पा रहे हो? तो दिस इज टी इक्विलिब्रियम, दिस इज टी डैश इक्विलिब्रियम। बाकी तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, लिख देना टी डैश इक्विलिब्रियम इज विद द कैटलिस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, लॉ लिखने से पहले उसका मतलब स्टेटमेंट समझ लेते हैं, फिर बाद में लिख देंगे। ठीक है, ध्यान दो भाई। अब
बोर्ड पे लिखने के लिए टाइम दे दूंगा, पहले समझ लो लॉ. देयर इज अ रिएक्शन A plus B गिविंग अस C plus D एंड इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. समझ में आ रहा है? ओके. अब इसमें दो टाइप की रिएक्शंस हो रही है, एक है रेट ऑफ मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दूसरी है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. समझ में आ रहा है? ओके. इनिशियली कौन सी रिएक्शन होगी? फॉरवर्ड. ठीक है. एंड आफ्टर सम टाइम विच रिएक्शन विल स्टार्ट? बैकवर्ड. एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बिकम्स. ये सबको अभी समझ में आ गया है? पक्का? ओके. अब मुझे बताओ फॉरवर्ड का रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ए बी के ऊपर या सी डी के ऊपर? ए बी. बराबर ना भाई? अगर इनिशियली ए बी में बहुत ज्यादा लूंगा तो बहुत इजीली रिएक्ट कर पाएंगे, रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी. इनिशियली ए बी ही अगर कम है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. समझ में आ रहा है? तो लॉ ऑफ मास एक्शन यही बोलता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ concentration of A and B which is reactant. समझ में आ रहा है? Whereas backward reaction it depends on concentration of AB या CD. बराबर है ना? ओके. तो rate of backward reaction जैसे जैसे हम लोगों ने बोला ना भाई, जैसे जैसे C and D ज्यादा बनेंगे वैसे वैसे rate of backward reaction बढ़ रहा था. ठीक है. तो rate of backward reaction is directly proportional to concentration of C into concentration of A. समझे? फिर बाद में प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कांस्टेंट. तो यहाँ पे KF बोल दूं, K स्मॉल है यहाँ पे, इनटू A इनटू B. या फिर यहाँ पे क्या बोलेंगे? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KB इनटू C इनटू D. समझ में आ रहा है? वेयर KF एंड KB दे आर कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट ना, ये रेट के कांस्टेंट्स है. तो KF इज कॉल्ड एज रेट constant of forward reaction. KB is called as rate constant of backward reaction. ठीक है. Next, at equilibrium what happens? बोला भाई. Rate of forward becomes equal to, okay, so we can write down that KF A into B is equal to KB C into D. बराबर है? 2 times of A. बराबर? ऐसे लग रहा होगा तुम लोगों को, बट ऐसा. अब देखो भाई, this reaction can also be written as A plus B giving us C plus D. चलेगा ना भाई? अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या लिखोगे? हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू B. समझे? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF A का इंटू, बाकी तो पूरी डेरिवेशन सेम टू सेम रहने वाली है. ये स्क्वायर क्यों हुआ? समझा? तो हमेशा जो भी मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा वो रेट के इक्वेशन में क्या हो जाएगा? स्क्वायर, मतलब पावर में चला जाएगा. समझ में आ रहा है? ओके. अब तो K इक्विलिब्रियम इसका फॉर्मूला, हाँ बाय द वे ये बहुत सिंपल है भाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना है भाई? C इंटू अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या आएगा? समझे? तो मोर जेनरिक फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है. तो जनरल फॉर्म ऐसा कुछ अगर आ गया, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिविंग C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D. ठीक है. एंड इसके लिए तुम लोगों को पूछा है राइट डाउन एक्सप्रेशन ऑफ K इक्विलिब्रियम. तो क्या लिखोगे? C रेज टू C इंटू अपॉन इंटू एंड आउट. ओके. समझे? तो अभी स्टेटमेंट लिखेंगे पहले, फिर बाद में ये सब तुम लोगों को लिखने के लिए टाइम दे दूंगा. देखो स्टेटमेंट. सर A इंटू B बढ़ जाएगा तो फिर KF का रेशियो कम हो जाएगा? नहीं, दिस इज एट इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम पे तुम रेशियो बढ़ा नहीं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा नहीं सकते ना. इक्विलिब्रियम पे वो अपने आप कांस्टेंट बन जाता है.
तो उसके बाद अगर तुम चेंज कर रहे हो तो यू आर डिस्टर्बिंग इक्विलिब्रियम, समझे? पता ना? हाँ ओके, तो स्टेटमेंट लिखो बे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, rate of forward reaction is directly proportional to हाँ स्टेटमेंट है, रेट लॉ नहीं, क्या बोलते उसको, लॉ ऑफ मास एक्शन, उसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ active masses of एक्टिव मास के आगे ब्रैकेट में लिखना कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर क्या रहता है वो बाद में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक्टिव मास के आगे ब्रैकेट में लिखना कॉन्सेंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड rate of backward reaction is directly proportional to product of एक्टिव मासेस ऑफ, पहला वाला ये जो प्रोडक्ट ऑफ लिखा है ना वो मल्टीप्लिकेशन है, उसका मीनिंग प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स, पहला वाला जो प्रोडक्ट ऑफ है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स। ये समझ में आया? वो उसमें दो बार प्रोडक्ट आता है बट दोनों का मीनिंग अलग अलग है, साला घटिया लैंग्वेज है ये, ठीक है, समझा? ओके, तो ये लिख दो, ठीक है। सब लोग देख पा रही है? ये सबको दिख रहा है लास्ट बेंच तक? ओके, लिख दो। चलो अब यहाँ पे देखो, हेडिंग लिखेंगे एक्टिव मास। देखो भाई, जनरली एक्टिव मास इन केस ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन, इन केस ऑफ फर्स्ट एक्वियस सॉल्यूशन, एक्टिव मास के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ना, मतलब एक्वियस सॉल्यूशन में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं जो कि मोलैरिटी है, ठीक है। सेकेंड, फॉर गैसेस, गैस के लिए क्या यूज करेंगे बे? पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो गैस के लिए यूज होता है पार्शियल प्रेशर मोर कॉमनली, और एल्स समटाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो। प्रेशर से ही कॉन्सेंट्रेशन निकालना बहुत इजी है। गैस के लिए कौन सी इक्वेशन यूज होती है बे? PV इज इक्वल टू NRT, तो P इज इक्वल टू N/V/RT, या फिर P becomes concentration into RT. A number of moles upon volume is molarity which is concentration, तो P is equal to CRT। समझ में आ रही है? ओके, अब थर्ड, प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड। ध्यान दो भाई, अगर मेरे पास, मतलब मैं तुम लोगों को आके ऐसे नमक दे दूं, ठीक है, NaCl, and then if I am asking what is the concentration of this NaCl, सॉलिड नमक NaCl, ठीक है, तो कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा उसका? सॉलिड NaCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? हाँ, कितना होगा? 100%। ये देखो, कॉन्सेंट्रेशन कब आता है? जब पानी के अंदर नमक डाला जाता है ना भाई। कम नमक डालेंगे तो डाइल्यूट सोल्यूशन है, बहुत ज्यादा डालेंगे तो कॉन्ग है, समझ में आ रहा है? बट अगर पानी ही नहीं है, सिर्फ प्योर सॉलिड है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बोलने का? 100%। समझ में आ रहा है? तो
एक्टिव मास ऑफ प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड इज टेकन टू बी 100% और 1 फ्रैक्शन, पूरा एक, ये समझे? ठीक है, तो इनके लिए हम लोग 1 यूज करते हैं। चलो सेकंड, आज का पूरा लेक्चर यही मतलब छोटी मोटी चीजों में जाने वाला है। एक्सप्रेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम, ठीक है। पहला इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम लोग किसी चीज को कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में एक काम करते हैं, पहले जनरल इक्वेशन लिख देते हैं, A moles of A plus B moles of B giving us C moles of C plus D moles of D, ठीक है। एंड इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग इट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए K इक्विलिब्रियम जो है वो बन जाता है Kc, वेयर C इज कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। एंड इसकी एक्सप्रेशन आती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेस टू C, D रेस टू D, A रेस टू A, B raised to B. Next, when it is in terms of partial pressure, ठीक है। Now in terms of partial pressure we call it Kp, and Kp बनता है partial pressure of P raised to C, partial pressure of D raised to D upon partial pressure of A raised to A and partial pressure of B raised to B. When it becomes in terms of mole fraction, mole fraction वाला कभी यूज नहीं होता वैसे। It is called as K psi, which is mole fraction of C raised to C, mole fraction of D raised to D, mole fraction of A raised to A and mole fraction of B raised to B. And बहुत कॉमनली जो यूज होता है फोर्थ, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर, ठीक है, उसे बोलते हैं केपीसी, ठीक है, केपीसी। इसमें कुछ चीजों का कॉन्सेंट्रेशन यूज होता है, कुछ चीजों का प्रेशर यूज होता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है डेटा के ऊपर, डेटा क्या दिया हुआ है। तो इट कैन बी पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेस टू C into concentration of D raised to D upon concentration of A raised to A and partial pressure of B raised to B, ठीक है। and it depends on data कि किसका प्रेशर दिया है, किसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंगली ये यूज होता है। इसके क्वेश्चन सिर्फ NMSC में प्रेजेंट है, मतलब NMSC एंड बाकी रेफरेंस बुक्स में है, बट PYQs एंड ऑल में यूज नहीं हुआ है ये, ठीक है। वैसा लिखता हूँ। हाँ, पार्शियल प्रेशर के लिए नॉर्मल राउंड ब्रैकेट्स है, कॉन्सेंट्रेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग ही कॉन्सेंट्रेशन है। क्या वही एक्टिव मास कैन बी रेफर्ड टू एज कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, वैसा कोई तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म 1 बिकॉज देयर कॉन्सेंट्रेशन इज 100%, तो वो प्योर है। नहीं, अभी तक बताया ही नहीं है। पार्शियल प्रेशर हम लोग जब मतलब जरूरी है रहेगा तब पढ़ लेंगे, मतलब इस चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए पार्शियल प्रेशर क्या रहता है वो जानने की जरूरत नहीं है, उसको प्रेशर समझ लो। चलो भाई, हो गया ये। हाँ हाँ, वो डेटा दिया रहेगा, यस यस। हाँ
चारों का भी दिया होता है ऐसे पार्शियल। तो केपी हो गया वो। करेंगे ना, आ रहे यस। कौन? नहीं मॉड्यूल तो मेरे पास भी नहीं है, नीचे जाओ। अच्छा ओके, कौन सा मॉड्यूल? चैप्टर कौन सा है? ए जीओसी का किसी के पास मॉड्यूल है? दे दो। क्या भाई तुम्हारे बैच में किसी ने भी नहीं लाया है? कितना अबे मतलब कितना गधापन करोगे? हाँ हाँ ये नाम लिख के दे, चोरी वोरी कर देंगे, भरोसा नहीं है क्या? ना वही तो ना। अच्छा तुम यहाँ पे आ गए ना, वही तुम जाओ, जब से यहाँ पे आए वो और खराब होते जा रहे हैं ना नाम। तारीफ करने की चांस नहीं छोड़ेगा ये। ओके ये हो गया, जल्दी लिखो भाई, बस कर रहे हो। अब एक क्वेश्चन देख लो, चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो पहले जल्दी, क्वेश्चन लिखो। 2024 का है, बाजू में लिख देना जेई 2024। हाँ अरे वही तो क्वेश्चन कर रहा हूँ यार, रुको तो लिखो तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। ओके लिखो जल्दी। देखो इसमें ये SCN एंड ऑल वो तुम लोगों को शायद से पता ना हो, डजंट मैटर, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में एक एडवांटेज रहता है, रिएक्शन हमेशा दी हुई रहती है, फिर वो अपने को पता रहे ना रहे, अपने को सिर्फ उसका सॉल्विंग आना चाहिए, तो फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट, ठीक है। हो गया लिख के? डन? ओके चिल्ला चिल्ला के आंसर बताने की जरूरत नहीं है किसी को, पहले आंसर सिलेक्ट कर लो, फिर बाद में हैंड रेस करने बोलूंगा तब करना, ठीक है। चलो ये समझे क्वेश्चन? ठीक है हो गया, आंसर सिलेक्ट कर लिया सबने। चलो हैंड रेस करेंगे, उल्टा जा रहा हूं, ऑप्शन डी, रैंडम जा रहा हूं, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ठीक है घटिया सी चीज, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इजी है कंपैरेटिवली, मतलब थर्मो के कंपैरिजन में तो बहुत ही घटिया चैप्टर है, ठीक है वैसा। एंड हाँ ऐसा भी नहीं है कि हर साल ऐसे ही होगा, कभी मतलब अभी 2-3 साल से ये चैप्टर के बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या भरोसा डायरेक्ट तुम्हारे शिफ्ट तक इसके क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाए, बट फिर तभी थर्मो के क्वेश्चन इजी हो जाएंगे या फिर किसी और चैप्टर के इजी करेंगे, समझ में आ रहा है। ये ऑल्टरनेट ईयर्स में होता है, मतलब ऑल्टरनेट मतलब ऐसे रैंडमली होता है कि किसी एक चैप्टर के इजी क्वेश्चन आ रहे हैं तो किसी दूसरे के डिफिकल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी रिसेंट 2-3 साल में इसके बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं, तो ये बहुत इजी लग सकता है, क्या भरोसा तुम्हारे शिफ्ट तक मतलब इजी के बदले डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दे। ओके आगे बढ़ते हैं, अब लिखो भाई, एक्सप्रेशन क्या है, सॉरी क्वेश्चन, राइट एक्सप्रेशन ऑफ KC एंड KP, ठीक है। के शायद जनरली यूज नहीं होता तो हम लोग वो मेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब लिखो, थोड़ा पहले डिफिकल्ट वाला ले लेते हैं। N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग अस 2NH3 गैस, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, यहाँ पे गैसेस है सारे, तो गैसेस के लिए कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर दोनों अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे KC KP दोनों आ सकते हैं। KC क्या आएगा बताओ भाई, KC की एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट पहले है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन N2 इंटू
H2 एंड Kp कैसे लिखेंगे इसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ, समझे? ओके और एक एग्जांपल बता रहा हूं, उसके बाद तुम लोग लिखना खुद से, ठीक है? फर्स्ट हो गया, सेकंड CaCO3 solid giving us CaO solid plus CO2 गैस। अब यहां पे Kc, इसका Kc क्या लिखोगे? हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaO, ओके, इंटू CO2 अपॉन CaCO3 बराबर, एक पॉइंट मिस हो गया क्या, सॉलिड है, ये लिख देना बे, मतलब एक बार, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सॉलिड के लिए एक्टिव मास कितना लेंगे, इसके लिए भी कितना लेंगे, तो Kc कितना बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। अब दूसरी तरफ तो गलती से भी मत लिखना, प्रेशर में सॉलिड का प्रेशर रहता है क्या बे, नहीं, तो दूसरी तरफ ऐसे लिखोगे तो वो भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे चलो ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन 1 रहता है, ऐसे लिख के हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, सॉलिड का प्रेशर ही नहीं लिख सकते, ठीक है? लिख दो, ये कंप्लीट करो। नेक्स्ट, अब इसके बाद वाले तुम लोग सॉल्व करने वाले हो। हाँ चलो और एक एग्जांपल दे देता हूँ, अब मैं ही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ये वाला भी। CH3CO aqueous प्लस C2H5OH aqueous giving us CH3COO C2H5 प्लस H2 aqueous, ठीक है? अब यहां पे Kc क्या लिखेंगे, तो ये प्रोडक्ट रेस टू 1 H2O रेस टू 1 इंटू एसिडिक एसिड CH3COOH रेस टू 1 इंटू C2H5OH रेस टू 1, इसमें कोई दिक्कत? Kp क्या लिखेंगे, Kp जीरो नहीं लिख पाएंगे, नॉट डिफाइंड, क्या लिखेगा लिखने का, वाई इट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि गैसेस ही नहीं है, नहीं अरे डिवाइड बाय अपॉन जीरो करो, कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ गैस है क्या, गैस नहीं है तो पार्शियल प्रेशर आ सकता है क्या, तो यहाँ पे Kp डिफाइन नहीं कर सकते हैं, कुछ समझ में आ रही है, ठीक है? ओके नेक्स्ट, थर्ड हो गया। अब इसके बाद वाले सारे तुम लोग कर पाओगे, फोर्थ। हाँ चलो ये भी देख लो भाई, H2O लिक्विड गिविंग अस H2O गैस। अब यहां पे इसका Kc क्या लिखोगे, सॉरी Kc, हाँ चलो Kc क्या लिखेंगे इसका Kc कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O व्हाट, गैस अपॉन लिक्विड लेंगे क्या, बिकॉज लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन 1। नेक्स्ट Kp क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस, ओके। अब सुनो भाई, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर फेज ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। दिस इज नथिंग बट वेपर प्रेशर। ये ध्यान दो भाई, ये अभी तक मेंस में ज्यादा यूज वैसे याद नहीं आ रहा है, एनएमएससी में से बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें वो Kp देते ही नहीं है, वो डायरेक्ट वेपर प्रेशर बोल के दे देते हैं। वो तुम लोगों को पता रहना चाहिए कि यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है वही Kp होता है, समझ पा रहे हो? ये तो डेटा में वो Kp नहीं देंगे, वो वेपर प्रेशर दे देंगे, ठीक है? एंड इन टाइप के क्वेश्चंस में वेपर प्रेशर ही Kp रहता है, ये समझा पार्ट पक्का? ओके नेक्स्ट, अब इसके बाद वाले तुम लोग करना। टू SO2 गैस, 2 मत लिखो, SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिविंग अस SO3 गैस। सिक्स्थ, NH2 COO NH4 प्लस माइनस, इसे बोलते हैं अमोनियम कार्बामेट, नाम लिख के दे रहा हूं, अमोनियम कार्बामेट। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp, हेडिंग लिखो,
रिलेशन बिटवीन के सी एंड के पी। 44 हो रहा है ना भाई, 45 हो रहा है। रिलेशनशिप बिटवीन के सी एंड के पी। अब यहाँ पे एक रिएक्शन लिखो, A moles of A plus B moles of B giving us C moles of C plus D moles of D. अब let us start with Kc. Concentration of C raised to C, D raised to D, A raised to A and B raised to B. And हाँ, ये फोन गाने बज रहा था, हर एक फ़ोन ले लिया करो, ठीक है। एंड इसके और उसके पेरेंट्स को बुला के बोल देना ब्रेक में गाने बजाए जाते हैं और फ़ोन छुपा के रखा जाता है ताकि मिले ना। ओके, हाँ, कैवल्य और करण दोनों। ओके, हाँ, नील नहीं, वो कौन, तीनों, अच्छा ये भी, नील भी, हाँ, तीनों जन। और सारे फ़ोन आज से लेने के। हाँ, Kp is equal to P raised to P, partial pressure of C raised to C, D raised to D, partial pressure of A raised to A and partial pressure of B raised to B. अब what we want to do, इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है, समझ में आ रहा है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते भी है, इजी रहता है। अब ध्यान दो, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। ये देखो, ये मतलब Kp एंड Kc ये दोनों हम लोग सिर्फ गैसियस स्टेट में अप्लाई कर पाते, समझ में आ रहा है। तो दोनों के बीच का रिलेशन भी मतलब गैसियस स्टेट में ही आएगा और कहीं नहीं आएगा। अब इसमें गैसेस में कोई भी रिलेशन अगर निकालना होगा तो अपनी इक्वेशन कौन सी है, पीवी से कोई एनआरटी, ठीक है। तो फॉर ए, अभी के लिए हम लोग ए के लिए कर रहे हैं, ठीक है। फॉर ए वी कैन राइट दैट पी ए इंटू वी इज इक्वल टू एन ए आर टी, ठीक है। अगर किसी दिमाग में आ रहा होगा कि वी ए और टी ए क्यों नहीं लिखा है तो सीधे ध्यान दो, यहां पर ए बी सी डी ये चारों के चारों क्या है, एक ही कंटेनर के अंदर है, सारे गैसेस है एंड गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ होल कंटेनर, ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इन सबका वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विच इज वी, एंड ये पूरा कंटेनर जिस टेम्परेचर पे रहेगा तो सारे गैसेस का टेम्परेचर भी क्या रहेगा, T, समझ में आ रहा है। बट हर एक का पार्शियल प्रेशर, हाँ, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल प्रेशर, ध्यान दो। लेट अस से यहाँ पे 4 गैसेस है एंड यहाँ पे टोटल प्रेशर है 10 एटमॉस्फेयर। इसके आगे भी हम लोग पढ़ेंगे एग्जैक्टली क्या रहता है, बट टोटल प्रेशर कितना है, 10 एटमॉस्फेयर। सो नाउ दिस 10 एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू ओनली ए बी एंड सी एंड डी, या विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी डी इज पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी डी, वैसा रहेगा, कैसा रहेगा, मतलब कंप्लीटली 10 एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू ए, ऐसा करेक्ट होगा क्या, नहीं, इट इज मतलब आउट ऑफ 10 एटमॉस्फेयर सम पार्शियल प्रेशर इज ड्यू टू ए, सम पार्शियल प्रेशर इज ड्यू टू बी, समझ में आ रहा है। ओके, तो दिस 10 एटमॉस्फेयर इज एडिशन ऑफ Pa प्लस Pb प्लस Pc प्लस Pd। पार्शियल प्रेशर का मीनिंग समझ में आ रहा है, टोटल में का जो फ्रैक्शन वो ये करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं उतना, ठीक है। अब बाकी हम लोग इसको एग्जैक्टली आराम से पढ़ेंगे, बट ये इतना समझ में आ रहा है, Pa इंटू वी इंटू Na इंटू RT, नंबर ऑफ मोल्स हर एक गैस के अलग अलग रहेंगे। ओके, अब सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Pa एंड कॉन्सेंट्रेशन, तो Pa कैन बी रिटन एज Na बाय V RT, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन, नहीं मतलब टर्म मोलैरिटी नॉर्मलिटी, मोलैरिटी, ठीक है। तो ये मोलैरिटी बन गया एंड Pa कैन बी रिटन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A RT, समझे। सिमिलरली तो Pb कैन बी रिटन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B RT, अभी वो पूरा लिखते बैठने की जरूरत नहीं है ना। Pc can be written as concentration of CRT and PD can be written as concentration of D into RT, समझे। अब substituting these equations in Kp चलेगा, तो Kp में पुट कर देते हैं। तो अब Kp will become, क्या बता रहा है बताओ, Kp is equal to concentration of CRT raised to C into concentration of DRT raised to D upon concentration of A
RT raised to A into concentration of BRT raised to B। ठीक है, अब फाइनली अब देखो तो ये पावर टर्म ऊपर चली जाएंगी, तो C रेस टू सी इंटू आर टी रेस टू सी, डी रेस टू डी इंटू आर टी रेस टू डी, ए रेस टू ए इंटू आर टी रेस टू ए। किधर थे भैया, रुको रुको, नहीं नहीं नहीं, जाओ नीचे जाओ वापस, ब्रेक इतना टाइम थोड़ी ना रहता है, जाओ नीचे जाओ, जाओ 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 जाओ। तो बाहर वॉशरूम नहीं है, तो तुम लोग टाइम पास क्या करते रहते हो भाई? हाँ, और एक तो पैर पैर में जाते हो वॉशरूम में, एक एक करके जाने का, ऐसे दो दो जगह अगर नेक्स्ट टाइम दिखे ना तो लूंगा नहीं मैं अंदर, ठीक है? हाँ, एक ही कोई रहता तो बात अलग थी ना भाई, दोनों टाइम पास करोगे और फिर बाद में आओगे रीजन दोगे। ओके, अब नहीं वो 25 मिनट नहीं लगते ना भाई, मतलब 22 मिनट हो गए, मैं 9:45 को गया था, अभी 10:08 हो रहा है, मैं 10 o'clock को वापस आया हूँ ना, 22 मिनट तुम लोगों को नहीं लगना चाहिए ना, मतलब ओके, या फिर एक आ जाता बाद में चला जाता। ओके, अब Kp इज इक्वल टू कैसे हो जाएगा? Kp इज इक्वल टू C रेस टू सी इंटू आर टी रेस टू सी, डी रेस टू डी इंटू आर टी रेस टू डी अपॉन A रेस टू ए, आर टी रेस टू ए एंड B रेस टू बी, आर टी रेस टू बी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो भाई, तुम लोगों को समझ में आ रहा है, C रेस टू सी, डी रेस टू डी, A रेस टू ए, B रेस टू बी, वो क्या बन जाएगा? Kc बन गया, दिख रहा है? तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू हाँ आर टी रेस टू C प्लस डी माइनस A प्लस बी। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना मुझे? ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हो रहा है, विच इज कॉल्ड एज, उसे क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा एन जी, क्या बोलते हैं उसे? डेल्टा एन जी। तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी रेस टू डेल्टा एन जी, ये समझे? ठीक है, लिख दो। 20 नहीं आ रहा है, पक्का है? इंटू 10⁻² किया, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2.4 नहीं आ रहा है, मतलब 2.4 समथिंग, या अरे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है? 2.4, हाँ 2.4 ना, आर टी 2.4 आ रहा है अपॉन 49.2, हाँ 20, हाँ अच्छा 24 पॉइंट समथिंग होगा। ओह हाँ, तो ठीक है, तो आंसर इज 2, यस बराबर। मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे वो 2 पॉइंट समथिंग लग रहा था, तो 20 के रेंज में जाएगा ऐसे लगा। ओके, ए समझे? अब अगर किसी को ये भी नहीं आया होगा, क्या किया है देखो, मतलब फॉर्मूला अप्लाई किया है और कुछ नहीं, ठीक है? तो इधर क्या है? नाउ फॉर्मूला इज Kp is equal to Kc into RT raised to delta Ng. Now what is the value of delta Ng? Product minus reactant, Np minus Nr. प्रोडक्ट कितने हैं? 2 है, माइनस रिएक्टेंट कितना है? 1 है, आंसर इज 1, डेल्टा Ng इज 1। तो Kc इज इक्वल टू Kp अपॉन RT रेस टू 1, समझे? अब RT अगर तुम लोग R और T को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है? 6 4 2 24.6, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये 24.6 जो है वो इसका एग्जैक्ट डबल है, समझे? एंड व्हाट वी रिक्वायर इनटू 10⁻² ना बे, तो 10⁻² अगर मैं यहाँ पे पुट करने जाऊंगा, रुको ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे, तो दिस कैन बी रिटन एज 49.2 इंटू 10⁻² अपॉन 24.6, दिस 1 था, दिस 2 था, 2 इंटू 10⁻², आंसर इज 2, ये समझे? ठीक है, ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट। तो इसका वैसे कैलकुलेशन भी इजी था, आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट्स ऑफ Kp एंड Kc, हेडिंग लिखो, यूनिट्स ऑफ Kp एंड Kc। अब याद रखो भाई, इट इज अ रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन या फिर प्रेशर अपॉन प्रेशर, तो इट इज लॉजिकली इट इज यूनिटलेस, ठीक है? बट जेई वाले बोलते हैं तुम लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ा हुआ है, तो तुम लोगों को सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है? अब वो क्या बोलता है?
तो वही अपना हमेशा वाला A moles of A प्लस B moles of B प्लस गिविंग अस C moles of C प्लस D moles of D, ठीक है। अब यहाँ पे Kc आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेस टू C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेस टू D, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेस टू A एंड B रेस टू B। अब इसका वो यूनिट अगर पूछे व्हाट इज द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मोलार, तो मोलार रेस टू C इंटू मोलार रेस टू D अपॉन मोलार रेस टू A इंटू मोलार रेस टू B। फाइनल यूनिट क्या आएगा, मोलार रेस टू C प्लस D माइनस A प्लस B विच इज डेल्टा एन जी। तो इसका यूनिट बन जाता है मोलार रेस टू डेल्टा एन जी, और मोलार कैन ऑल्सो बी रिटन एज मोल पर लीटर रेस टू डेल्टा एन जी, और मोल पर लीटर कैन ऑल्सो बी रिटन एज मोल पर डीएम क्यूब रेस टू डेल्टा एन जी। इसमें कोई दिक्कत, ये समझे। वैसे ही केपी का यूनिट क्या हो जाएगा, पी प्रेशर का यूनिट क्या रहता है भाई, एटीएम रहता है। तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेस टू सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेस टू डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेस टू ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेस टू बी, एंड इसका यूनिट बन जाता है एटीएम रेस टू डेल्टा एन जी, समझे, ठीक है। अच्छे बुक्स में अगर जाके चेक करोगे तो इसका यूनिट आता है यूनिटलेस, ठीक है। हाँ यूनिट है कि नहीं है? वैसे नहीं है, बट जेई में अगर क्वेश्चन आया तो ये ऐसे सॉल्व करना है, यूनिट्स एंड डायमेंशन में ये सिखाया है ना भाई, मतलब तो वैसा, तो उस हिसाब से यूनिट निकालना रहता है, बट एक्चुअल में इट इज यूनिटलेस, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका यूनिटलेस है। अगर ऑप्शन में वो रहा तो भी टिक मत करना, गलत आ जाएगा, ये मतलब ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है तो उनको ये एक्सपेक्टेड है वैसा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हेडिंग लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। याद रखना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज केसी और केपी, वो केसी एंड केपी की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ओनली डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये सिर्फ इक्विलिब्रियम पे ही डिफाइन होता है, मतलब बाकी किधर भी नहीं। जैसे इसने डाउट पूछा था कि अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो वो चेंज होगा, नहीं होगा, बिकॉज हम लोग अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर रहे हैं ना भाई, तो इक्विलिब्रियम पे ही डिफाइन होता है, ठीक है। अब दूसरा, भूल गया, मतलब डायरेक्ट फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट याद आ रहे हैं, बीच के दो पॉइंट्स याद नहीं आ रहे, रुको जरा देखते हैं। अब किधर गया भाई, हाँ, ओके, it is independent of initial concentration of reactant और प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट इनका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, it is independent of change in concentration, pressure, volume और addition of catalyst। ये समझ में आ रहा है? तो ये किस चीज से चेंज होगा, क्या बच गया, हाँ, टेम्परेचर, ठीक है। तो इट ओनली डिपेंड्स ऑन, क्या हो गया, ये बड़ा स्लो लिखते हो गया, चलो ऊपर कर देता हूं, नया पेज नहीं देता। हेडिंग लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग के इक्विलिब्रियम, फैक्टर्स अफेक्टिंग
के इक्विलिब्रियम। ठीक है, ध्यान दो। अगर हाँ, इसमें पहला कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। इसमें सब कैटेगरी रिवर्सल ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। तो पहली बात तो इसमें हम लोग चेंज कर रहे हैं, हम लोग उंगली कर रहे हैं, रिएक्शन को उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। अब A गिविंग अस B, ठीक है। लेट अस से इसका कोई K इक्विलिब्रियम KC है, लेट अस कॉल इट K1, चलेगा। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ K1? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ओके। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, इसको मैंने उल्टा कर दिया। अब देखो भाई, इस रिएक्शन को उल्टा करने से ये ओरिजिनल रिएक्शन जो है उसका के इक्विलिब्रियम कुछ फर्क पड़ने वाला है कि उसको नहीं, बट इसको चेंज करने के बाद ये जो रिएक्शन है इसका भी के इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, समझ में आ रहा है। बट ओरिजिनल रिएक्शन का कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको उल्टा करने के बाद जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेट अस कॉल इट K2, वो क्या आएगा? concentration of A upon B, okay, concentration of A upon B. What is the relationship between K1 and K2? K2 is equal to 1 upon K1, okay. ये थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स के एग्जैक्ट उल्टे, मतलब एग्जैक्ट उल्टे भी नहीं बोल सकते, बहुत ही डिफरेंट है दोनों में, ठीक है। तो याद रखो, मतलब ये नहीं तो तुम लोग है ना इसमें थर्मो के रूल्स अप्लाई करते हो एंड सारा आंसर गलत चला जाता है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में जब रिएक्शन को रिवर्स कर रहे थे, डेल्टा H क्या हो रहा था? माइनस हो रहा था। इक्विलिब्रियम में जब रिएक्शन रिवर्स करेंगे तो के इक्विलिब्रियम क्या होता है? रेसिप्रोकल, इनवर्स हो जाता है। ये समझ में आ रहा है डिफरेंस है? ओके। थर्मो के रूल्स और इसके रूल्स बहुत अलग है, ठीक है। बी मल्टीप्लाइंग बाय n, ठीक है, किसी n नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो देखो मैं A गिविंग अस B, इसका K जो है K1, बताओ क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय n, तो क्या हो जाएगा? Na गिविंग अस Nb। ये देखो, ये हम लोग चेंज कर रहे हैं ना। अगर ये चेंज ना करूं तो इसकी वैल्यू K1 वो फिक्स्ड है। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इसलिए इसका नंबर चेंज हो जाएगा, बट ओरिजिनल तो मतलब यही मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क पड़ता है क्या बे? ये हम लोग इधर पेपर पे चेंज कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकली उस रिएक्शन में कुछ चेंज हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं? तो के इक्विलिब्रियम वैसे चेंज नहीं होता, बट ऑन पेपर मल्टीप्लाई करने से उसकी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। अब बताओ K2 कितना आएगा? ओके, B रेज़ टू n अपॉन, ओके। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन K1 एंड K2? K2 इज इक्वल टू K1 रेज़ टू n, ओके। अब थर्मो में क्या हो रहा था? थर्मो में अगर इक्वेशन को 2 से 3 से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा H क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे, समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे अगर इक्वेशन को 2, 3, 4 से कुछ मल्टीप्लाई किया तो वो नंबर पावर में लेके जाने का। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों के बीच का? बहुत अंतर है। एंड नेक्स्ट, एडिशन ऑफ टू रिएक्शंस, थर्ड। एडिशन ऑफ रिएक्शंस, देखो भाई, A giving us B, B giving us C, adding them, A giving us C। चलो इन सब के लिए K1, K2, K3। K1 is concentration of B by concentration of A, K2 is concentration of C by B, and K3 is concentration of C by A, ठीक है। What is the relationship of K3 with K1 and K2? दिख रहा है ना? इन दोनों देखो K1 और K2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो B भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ये फास्ट नहीं हो रहा है ना? ओके। तो K1 into K3 जब करेंगे, सर K2
जब करेंगे, ठीक है, तो मिलेगा b बाय ए इंटू सी बाय बी, बी बी कैंसल आउट हो गया, विच बिकम सी बाय ए विच इज इक्वल टू K3. तो K1 इंटू K2 इज इक्वल टू K3. एनी डाउट? बोलो. तो बी वाले में तो रिएक्शन तो सेम ही है, तो लाइक वो कांस्टेंट कैसे बदलता है? क्या? रिएक्शन सेम. मैथमेटिकली इट इज चेंजिंग, प्रैक्टिकली इट इज नॉट चेंजिंग. वही तो बोल रहा हूँ, इसलिए वो वहाँ पे वर्ड लिख के दिया मैथमेटिकली, बट एक्चुअली इन रियल लाइफ इट विल नॉट चेंज. हम लोग ये ऑन पेपर सिर्फ वो चेंज कर रही है, इसलिए वो कांस्टेंट चेंज होते हुए दिख रहा है अपने फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंगली, बट रियल लाइफ में नहीं होगा वैसा. या फिर वापस इसको डिवाइड कर दूंगा तो ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी. ओके, ये समझे? तो वापस एक बार सारे रूल्स बताओ बे. थर्मो में जब रिएक्शन को रिवर्स करें डेल्टा एच नेगेटिव, इसमें क्या इक्विलिब्रियम इनवर्स रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है. थर्मो में जब रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल्टा एच भी मल्टीप्लाई होता है, के इक्विलिब्रियम में पावर में चला जाता है. थर्मो में रिएक्शन को ऐड करते हैं तो डेल्टा एच ऐड हो रहा था, एंड यहाँ पे जब रिएक्शन को ऐड करेंगे तो के इक्विलिब्रियम्स मल्टीप्लाई करने के, ठीक है. ओके, तो क्वेश्चन A giving us B, 2C giving us E नहीं D, and F giving us 3E, ठीक है. K1 K2 K3, K1 K2 K3. First find K equilibrium for K equilibrium for 3E giving us F, 2C plus B giving us D plus A, 2B plus 2A. अब 3F 3E plus 2D giving us plus 3A giving us 3B plus 4C plus F, ठीक है. अब पहले वाला तो बहुत इजी है, 1/K3. इसको रिवर्स कर दिया है तो ये हो जाएगा 1/K3. अब दूसरे वाले में K2 वाली रिएक्शन सेम एज इट इज दिख रही है, ठीक है. तो K2 वाली रिएक्शन एज इट इज रहेगी इनटू, अब देखो दूसरी रिएक्शन को ऐड किया हुआ है, क्या किया है. फर्स्ट रिएक्शन जो है उसको पहले तो रिवर्स किया, यहाँ पे B है तो रिवर्स किया, मतलब क्या करना पड़ेगा, अपॉन रेसिप्रोकल, तो 1/K1 एंड देन we multiplied it by 2 the whole square. ये समझे? तो K2 अपॉन K1 the whole square, मतलब K1 स्क्वायर, ठीक है. थर्ड रिएक्शन में थर्ड रिएक्शन को वापस उल्टा कर दिया है, दिख रहे 3E उल्टा, तो क्या आएगा 1/K3 इनटू 2D, मतलब D को उल्टा किया एंड 2 से मल्टीप्लाई किया, 1/K2 का स्क्वायर इनटू, दिख रहा है. ओके, K1 का क्यूब. इसमें कोई दिक्कत? ये समझ पा रहे हो? ओके, फटाक से एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर घर भागते हैं. अब देखते हैं क्वेश्चन मिलना चाहिए फटफट. ये करो, जल्दी करो भाई. क्वेश्चन लिखेंगे सब जन पहले, वो ए और ये ऊपर वाला टाइम पास मत लिखते बैठो. दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज दिस मच, वो छोड़ो. क्वेश्चन एक्स वाई, एक्स गिविंग अस वाई, K1 इज दिस, K2 इज दिस, K3 इज दिस, वो इतना लिखो. एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एक्स गिविंग अस W इज. हो गया? सोच के आंसर आ गया सबका? पूछो. ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, डी बोला, डी 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 फॉर डक,
ऑप्शन डी, अच्छा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। ओके, बाकी लोग क्या कर रहे हैं अभी? डी और सी में वैसे ड्रॉ है। चलो बताओ भाई कौन ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, सी वाले या डी वाले हैं? देखो मेरे को सोचने दो पहले क्या है। क्या किया है भाई, इसको उल्टा किया है, उल्टा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। फिर स्क्वायर भी किया है क्या? हाँ फिर स्क्वायर भी किया है ना भाई, तो 10⁻⁴ क्या? हाँ 10⁻⁴ ना भाई। चलो ठीक है, ये समझा क्या? देखो पहले तो इसको उल्टा किया, उल्टा करेंगे तो 10⁻² का +2 होगा। फिर इंटू 2 किया तो 10⁻, क्या बोलते हो उसको, 4, मतलब 10,000 अपॉन, ये नीचे गया है, इसको 5 पकड़ लो, 5 का स्क्वायर मतलब 25। सॉल्व करके दिखाओ, आया है सबको? श्योर हो? तो 10,000 अपॉन 25, 25 1 25, 25 2 100, तो 100 और 2 शून्य बच गए, 400 आंसर तो ऐसे ही आ रहा है। 400 मतलब 416। ये मैं बहुत ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ऐसे मेरे मन को ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। सबको समझा है क्या? कोई भी ऐसा नहीं है जिसको डाउट है? पक्का? ओके, किसी को डाउट रहेगा तो अपने आजू बाजू वाले से पूछ लेना, ठीक है? सो तुम लोग अभी घर पे जाना इसलिए ऐसे कर रहे हो ना तुम लोग? चलो तो पक्का हमारा ब्रेक चाहिए इसलिए वो कर रहे हो ना ऐसा? ठीक है, कुछ डाउट रहेगा तो आजू बाजू वाले से पूछ लेना। वे विद दिस विल स्टॉप हियर टिल देन, बाय बाय।